गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पार्ट 2 मेरे संग की औरतें। तो पहले इसमें लेखिका ने अपनी नानी जी के बारे में, अपनी दादी परदादी और अपनी माँ के स्वभाव के बारे में बताया। तो इस तरह से उनकी जो पूर्वज की जो भी औरतें थीं उन सब के बारे में लेखिका बता रही हैं। लेखिका अंत में हमने यही पढ़ा था कि वो अपनी माँ के स्वभाव के बारे में बता रही थी। तो आगे लेखिका कहती हैं, अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो स्तन की बूढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। मतलब लेखिका इसमें अपनी नानी, अपनी माँ के बारे में कह रही हैं कि एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। मतलब उनकी जो माँ का स्वभाव था वो भी किस तरह से था कि चाहे लड़कियां, उन्होंने 5 लड़कियों को जन्म दिया लेकिन किसी में भी कोई हीन भावना मन में नहीं आई। और जो नानी जी थी उन्होंने भी कैसे अंतिम समय में अपनी बेटी का विवाह आज़ादी के आंदोलन से करवाने की जो मांग की थी। अब लेखिका इसमें उस समय की बात बता रही है कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, कि उस समय लेखिका की उम्र 9 वर्ष की थी, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो उस समय की वो घटना बता रही हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग मतलब बुरे योग से, बुरे भाग्य से कह सकते हैं कि मैं बीमार थी। कि लेखिका उस समय बहुत छोटी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और जिस दिन इसका जश्न मनाया जा रहा था उस दिन लेखिका कहती है कि मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, कि उन दिनों जो टाइफाइड एक महामारी के रूप में फैला हुआ था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। शिरकत मतलब शामिल, कि इंडिया गेट पर जो स्वतंत्रता हमारे देश को मिली थी उसका जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन मुझे टाइफाइड हो गया था और उस समय टाइफाइड एक भयंकर बीमारी थी, तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। अब जो डॉक्टर थे वो भी नाना जी के मित्र थे, तो जो पिताजी थे इसलिए वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कह पाए, क्योंकि जो पिताजी थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। चाहे तो वो अपनी बेटी को ले जा सकते थे वहाँ पर, लेकिन डॉक्टर के सामने वो भी कुछ नहीं बोल पाए। मैं बस तू रोती कलपती रही, क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, मतलब मैं बहुत छोटी थी कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकी। इसके लिए मैंने बहुत जिद भी की, बहुत रोई भी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे घर पर ही छोड़ा गया। तो इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टरी तर्क को समझती। कि ऐसा भी नहीं था कि वे लोग मुझे खिलौने देकर चले जाएं और मुझे पता ही ना चले। मतलब मुझे इतनी समझ तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं हुई थी कि मैं जो डॉक्टर जो सलाह दे रहा था उस बात को समझ पाती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स का राम जो उपन्यास पकड़ा गए। अब ब्रदर्स का राम जो एक उपन्यास का नाम है। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, मिराक मतलब मानसिक रोग कह सकते हैं, कि मुझे शौक था किताबें पढ़ने का। लेकिन अब लेखिका की उम्र कितनी थी, 9 बरस की, अब उसे इतना बड़ा जो उपन्यास दे गए। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सब प्राणी पलायन कर चुके थे, मतलब सब प्राणी जा चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। अब जब लेखिका ने देखा कि सब लोग जा चुके हैं, केवल उसके पिताजी ही घर पर हैं, तो पिताजी भी हो सकता है कि छोटी बच्ची को छोड़कर ना जा पाए हों, इसलिए वे भी वहीं घर पर ही बैठ गए और किताबें पढ़ने लगे। तो लेखिका को जो उनके पिताजी ने जो उपन्यास पकड़ाया था वो भी उसे पढ़ने बैठ गई। उसके बाद वो उसमें इतनी मस्त हो गई कि उसे फुर्सत ही नहीं मिली कि वो दोबारा रोना शुरू करे या कोई और कार्य करे। उस वक्त ब्रदर्स का राम जो मुझे देने में क्या तुक थी। अब एक मतलब इस तरह का उपन्यास था जो बड़ों की समझ का था,
लेकिन मैं केवल 9 बरस की। अब वो मुझे पकड़ा दिया गया। इसके पीछे कोई मतलब कोई तुक तो नहीं बनता था कि एक छोटी सी बच्चे को इस तरह से एक पुस्तक दे दी जाए पढ़ने के लिए। लेकिन तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड-मड हो गए। गड मतलब मड मतलब मिक्स। कि लेखिका कहते हैं कि एक पहली बार मैंने वो उपन्यास उस समय पढ़ा था जब मैं 9 वर्ष की थी, लेकिन बाद में मैंने उसे बहुत बार पढ़ा कि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि सारे जो पाठ थे मेरे दिमाग में वो मिक्स हो गए थे। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। कंठस्थ मतलब याद, कि उसका एक अध्याय था उस पुस्तक का जो बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में था, कि उसका मुझे उसी समय याद हो गई थी वो बात। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, व कट गुलाब उपन्यास के कई अंश। लेखिका कहती है कि उस उपन्यास का मतलब उस उपन्यास में जो मैंने जो अध्याय पढ़ा था बच्चों पर होने वाले अत्याचार के बारे में, कि वो मुझे हमेशा याद रहा। और मैंने जितने नाटक लिखे, कहानियाँ लिखी या उपन्यास लिखे, मतलब कहीं ना कहीं मैंने वो बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में भी मतलब इस चीज़ को भी अपने लेखन का विषय बनाए रखा। अब आगे लेखिका अपनी बहनों के बारे में बता रही हैं, अपने भाई के बारे में बता रही हैं। वो कहते हैं कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। हीन भावना का मतलब क्या होता है कि मन में मतलब एक सोच, एक ऐसी काल्पनिक सोच आ जाती है कि हम अपने आप को नीच समझने लगते हैं, मतलब कि छोटा समझने लगते हैं। कि जैसे कई बार लड़कियों के मन में भी ये बात आ जाती है कि घर में जैसे लड़कों को ही ज़्यादा पूछा जाता है, भाइयों को ज़्यादा पूछा जाता है, तो बहनों के मन में आ जाती है भी हमारी घर में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो इसको कहते हैं हीन भावना। लेकिन लेखिका कहती है कि चाहे मैं थी या मेरी 4 बहनें थीं, किसी के मन में हीन भावना नहीं आई थी। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। तो लेखिका इसमें आगे बता रही हैं कि पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। अब वो अपनी पहले बड़ी बहन के बारे में बता रही हैं कि पहले देखिए उनकी जो 5 बहनें थी उनके नाम क्या थे। पहली जो थी वो मंजुल भगत थी, उसके बाद जो दूसरी थी वो मृदुला गर्ग जो स्वयं लेखिका का नाम है, और तीसरी जो थी वो चित्रा थी, फिर रेणु और फिर अचला, फिर उनका एक भाई हुआ राजीव। तो वो कहते हैं कि जो पहली लड़की हुई थी वो उसकी बड़ी बहन थी जो मंजुल भगत थी। घर का नाम रानी, बाहर का मंजुल। तो इस तरह से उसकी जो 2-3 बहनें तो ऐसी थी जिनके 2-2 नाम रखे गए थे। जो पहली बहन थी घर का नाम उसका रानी था, बाहर वो मंजुल नाम से पुकारी जाती थी। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, कि जब वो लेखिका बनी बड़ी होकर पूरा नाम उसका रहा मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। कि जो बड़ी बहन थी उसने बाद में ही लिखना शुरू किया, तो भगत जो उसका सरनेम पीछे जुड़ा, पूरा नाम रहा मंजुल भगत, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे पहले कुछ नारीवाद का चलन हुआ था। अब नारीवाद में क्या था कि शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। कि बीच में कुछ ऐसी प्रथा चली थी कि जैसे अब लड़कियों के जो सरनेम है वो शादी के बाद चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बीच में ऐसा समय आया कि वो नाम ना बदलने का रिवाज चला। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। अब जो मन्नू भंडारी थी उसका जो शादी से पहले का नाम था ये मन्नू भंडारी, उसने शादी के बाद भी अपना सरनेम जो था वो चेंज नहीं किया।
तो उनका हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता था कि हम लोगों ने अपना जो सरनेम है वो क्यों चेंज किया, क्योंकि उस समय ये प्रथा ज़रूर चली थी, लेकिन बाद में फिर से वही हुआ कि लड़की की शादी के बाद जो उसकी वो सरनेम था वो चेंज हो जाता था। तो हमसे ये पूछा भी जाता था कि आपने नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। अब लेखिका कहती है कि चाहे हम शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करें या ना करें, कि इससे हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो स्वभाव है, इसका कोई भी फ़ायदा नुकसान मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। देखिए, अब तक लेखिका ने बताया अपनी बड़ी बहन के बारे में। घर का नाम उसका रानी था, मंजुल भगत थी, वो एक लेखिका बनी। फिर लेखिका ने बताया अपनी दूसरी, जो वह स्वयं थी, दूसरी लड़की, और जो मृदुला गर्ग के नाम से जो लेखिका बनी है। उसके बाद तीसरी के बारे में बताया कि जो चित्रा था, जिसका बाहर का नाम, घर का नाम गौरी था, वह लेखिका नहीं बनी थी। उसका कहना है कि इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बातें जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। अब जो पहली 3 थी, जिसमें मंजुल भगत या लेखिका स्वयं मृदुला गर्ग, या जो तीसरी थी चित्रा, इनके चाहे 2-2 नाम थे, लेकिन लोगों ने कभी टोक दिया, तो आगे की जो 2 बेटियां थी उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। तो इस तरह से ये 5 बहनें हुई। फर्स्ट जो थी वो मंजुल भगत, फिर मृदुला गर्ग, फिर चित्रा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अब बीच की 2 बहनें कौन सी थी? एक तो थी जो चित्रा थी, और एक रेणु। केवल वो लेखिका नहीं बनी। बाद में जो अचला, जो सबसे छोटी थी, और राजीव फिर उसमें जा फंसे, फिर से वो लेखन कार्य करने लगे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। कि जो अचला, जो सबसे छोटी बहन थी, वो अंग्रेजी में लिखती थी, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। लेकिन उनका जो भाई था राजीव, वो हिंदी में लिखा करता था। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। तमाम मतलब सारा। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। कि लेखिका इसमें बताती हैं कि जो लेखिका जो भी कहानियाँ, नाटक, जो कुछ भी लिखती, उसके ससुराल में कोई भी मेंबर उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो ये बात उसे थोड़ी अजीब भी लगती थी। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। अब वही ना, अगर ससुराल पक्ष में भी कोई उसकी कहानियाँ, नाटक पढ़ता तो कहीं ना कहीं कोई उसकी निंदा आलोचना कर ही देता कि ये बात सही नहीं है, ऐसा तुमने लिखा। तो इसलिए लेखिका को इसका फ़ायदा ही लगा कि ससुराल पक्ष में उसे कोई नहीं पढ़ता। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। अब लेखिका इसमें जो मेन रूप से पहले बता रही हैं अपनी उन बहनों के बारे में जो लेखक नहीं बनी थी। जो बनी, उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो। समझ में आता है, जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर, तो गैर लेखिका बहनें 1.25 शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था। अब इसमें लेखिका अपनी बहनों के उस स्वभाव के बारे में बता रही हैं। तो उसमें अपनी बहन रेणु जो थी, उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा था, वो ये बता रही हैं कि उसकी एक घटना उससे संबंधित वो कहती हैं कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। अब गर्मी के दिन हैं, जो रेणु और अचला है दोनों को बस लेने जाती थी, लेकिन जो रेणु थी वो उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। सामंतशाही होते हैं एक राजा की सारी बात मानना। तो जो शायद था भी,
पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। फारिग मतलब फ्री। तो माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुटते भूनते। मतलब ये था कि जब रेणु और अचला जो थी बस दोनों को लेने जाती थी, अचला तो बस में बैठकर जल्दी घर आ जाती थी, लेकिन रेणु कहती थी कि मैं इसमें नहीं बैठूंगी, मैं ये रास्ता पैदल ही तय करूंगी। तो ये मतलब उसका स्वभाव ऐसा था। तो कभी कभी पिताजी खिंच भी जाते थे कि एक तो जो उसके खाने के लिए जो रसोइया है, मतलब वो भी हर प्रतीक्षा करता रहे कि कब वो पैदल चलकर स्कूल से लौटेगी। तो माँ को तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर जो पिता थे उन्हें वो काफ़ी कुटते भूनते रहते थे। मतलब कि उन्हें इस बात का गुस्सा भी चढ़ता था जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर, खरामा खरामा मतलब धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र भी मंगवा लिया था। तो मतलब इसमें ये बता रहे कि जो रेणु थी वो जो कह देती थी वो अपनी बात मनवा कर रहती थी। कि जो जनरल जो थिमैया थे, एक बार उसने यूं ही बातों में कह दिया कि मैं उनका चित्र मंगवा सकती हूँ, बस फिर क्या था, उसने इस बात को पूरा करके दिखाया। कि जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था, पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। मतलब इसमें ये पता चलता है कि जो रेणु थी वो जिद्दी थी, कि जो उसने कह दिया था वो करके दिखाती थी। तो गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। ये एक बात और उसके स्वभाव के बारे में, कि वो गाड़ी में तो बैठना पसंद नहीं करती थी, मतलब जैसे वो बस में नहीं आती थी, उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। कि वो स्कूल ज़रूर जाती थी, पढ़ती ज़रूर थी, लेकिन जब एग्ज़ाम होते थे तो वो मतलब एग्ज़ाम देने से मना कर देती थी। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। मतलब कि वो इतनी जिद्दी स्वभाव की थी कि वो स्कूल बस में तो बैठती ही नहीं थी, और दूसरा इम्तिहान भी नहीं देती थी। मतलब जब एग्ज़ाम होते थे, अब स्कूली शिक्षा तो जैसे तैसे पूरी कर ली, अब जब बीए के इम्तिहान देने की बारी आई तो वो अड़ गई कि पहले मुझे यकीन दिलवाओ कि इस बीए करने का फ़ायदा क्या फ़ायदा है, अगर इसका फ़ायदा है तो वो इम्तिहान देगी, अगर नहीं है तो नहीं देगी। अब पिताजी उसे समझाते कि नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे वगैरह वगैरह। मतलब उसे बताते कि अगर तुम बीए भी कर लोगी, मतलब तुम्हारी अच्छी शिक्षा हो जाएगी, तुम्हें नौकरी मिल सकती है, तुम्हारी शादी भी आराम से हो जाएगी क्योंकि तुम पढ़ी लिखी होगी, लोग तुम्हें इज्जत भी देंगे। तो इस तरह से कोई भी तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। मतलब जो रेणु थी उसे लगा कि ये तो कोई मतलब बात ना हुई, तो उसे कोई भी ऐसी बात नहीं लगी कि उसे बीए करनी चाहिए, ना रेणु को ना खुद उन्हें। कि आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। अब अंत में जाकर जो उसके पिता थे वो भी जिद पर अड़ गए कि तुम्हें तो बीए करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इसलिए तुम बीए के पेपर दो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे। अब लेखिका एक और बात बता रही है उसके बारे में कि वो इतनी ज़्यादा मतलब सच बोलने में उसे सच पर विश्वास रहता था कि जो हमारी माँ थी वो तो इस बात के लिए मानी जाती थी कि वो हमेशा सत्य बोलती हैं, लेकिन जो रेणु थी वो उनसे भी 2 कदम आगे। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी कोई अगर उसे कोई इत्र भेंट करता है, इत्र क्या होता है, कोई सुगंधित वस्तु जैसे परफ्यूम वगैरह, तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तो मतलब इस तरह से वो हर बात को बड़े तरीके से, मतलब जो बात सच थी तो वो सच थी। तो इस तरह से वो जिद्दी स्वभाव की भी थी। तो इसमें लेखिका ने अपनी जो गैर लेखिका बहन थी रेणु, उसके स्वभाव के बारे में बताया है।